हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। यानी इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान बताना है कि इटली के एकीकरण जो हुआ था उसमें मेजनी का क्या योगदान था। एकीकरण मतलब होता है उस देश को आज़ाद करवाना, ठीक है। तो उसमें या एक करना, तो मेजनी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। तो सबसे पहले हम लोग मेजनी के बारे में जान लेंगे कि मेजनी क्या था। तो मेजनी एक दार्शनिक था, साहित्यकार था, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का वह समर्थक था। यानी मेजनी जो था वह एक दार्शनिक था, साहित्यकार भी था और राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह एक कुशल सेनापति भी था। उसने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही गुप्त संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। आपसे पूछेगा कि गुप्त संगठन कार्बोनरी की सदस्यता किसने ग्रहण की, तो मेजनी ने। और ये कार्बोनरी कैसी संस्था थी, तो वह गुप्त संगठन थी। आप ये भी आपको याद करना होगा। उसने इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए यंग इटली की स्थापना की। समझिए, इटली जो था ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में था। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए ऑस्ट्रिया से मेजनी ने एक युवाओं की जो टोली होता है ना, युवाओं को इकट्ठा करके यंग इटली की स्थापना की, जिसका सदस्य युवाओं को बनाया गया। तो बस फाइनली हम यहाँ पर समझेंगे कि मेजनी जो था एक दार्शनिक था, साहित्यकार था और राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का वह समर्थन करता था। यानी वह लोकतंत्र में विश्वास रखता था। वह एक कुशल सेनापति भी था। उसने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने एक गुप्त संगठन कार्बोनरी जो है उसकी सदस्यता ग्रहण की और उसने इटली को क्या किया कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए एक यंग इटली की स्थापना किया, जिसका सदस्य बनाया गया युवाओं को। यंग इटली का सदस्य किसको बनाया गया था बच्चों? युवाओं को बनाया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है कि देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। उसमें था इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क है उस बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ठीक है। तो बिस्मार्क की भूमिका पहले देखेंगे। बिस्मार्क क्या है, तो यहाँ पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। देखिए, पर्सा का जो राजा था, देखिए ये जर्मनी की जो राजधानी है वो पर्सा है, ठीक है। तो पर्सा का जो राजा जो था वो क्या था कि पर्सा का राजा विलियम जो प्रथम था उसने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखा और बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था कि वह एक राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी मतलब को अपने राष्ट्र के प्रति सोचता हो, ठीक है। तो बिस्मार्क वैसे एक राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ भी था। बिस्मार्क का मानना था कि यदि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी नीति से नहीं, यानी बिस्मार्क कहता था कि जर्मनी का एकीकरण है आदर्शवादी नीति से नहीं होगा, बल्कि जर्मनी का एकीकरण जो होगा ना वो लौ एवं रक्त की नीति से होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, लौ एवं रक्त की नीति से होगा। यानी आपको पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे कि रक्त एवं लौ की नीति को किसने अपनाया, तो आंसर होगा इसका बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क का मानना था जैसे पर्सा का जो विलियम प्रथम जो राजा था ना, उसने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। और बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ भी था। बिस्मार्क का यह मानना था कि जर्मनी का यदि एकीकरण करना है तो उसको आदर्शवादी नीति से नहीं होगा बल्कि रक्त और लौ की नीति से होगा। इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार द्वारा पारसा की स्थिति को सुधारा तथा सैन्य शक्ति को मजबूत किया। देखिए अगर कोई देश गुलाम है या कोई देश कमज़ोर है तो वह मजबूत कैसे होगा, तो सबसे पहले उसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। यानी अपने देश की स्थिति को जब तक नहीं सुधारेगा तो दूसरों देशों के साथ वह युद्ध कैसे कर पाएगा। तो पहले तो बिस्मार्क क्या किया कि अपने देश की जो आर्थिक
कंडीशन खराब थी उसकी, उसको सुधार किया और सैन्य शक्ति को यानी सेना की शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए पहले डेनमार्क को, फिर ऑस्ट्रिया को और फ्रांस को के साथ युद्ध किया। देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने 3 देशों के साथ युद्ध किया। पहला डेनमार्क, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा फ्रांस के साथ युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से वह हरा दिया। देखिए क्या किया कि इस सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को वह बुरी तरह से हरा दिया। कौन? बिस्मार्क। और उपयुक्त नीतियों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समझिएगा, यहाँ पर विलियम प्रथम जो था वो बिस्मार्क को अपना चांसलर पहले नियुक्त कर लिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ही जो था ना वो करवा सकता था। बिस्मार्क जो था एक राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ भी था, और वह उसका मानना भी था ना कि जब जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी नीति से नहीं होगा बल्कि रक्त एवं लौह की नीति से होगा। इसके लिए उसने सबसे पहले जर्मनी का जो है उसकी पिक्चर को सुधारा, यानी जर्मनी का पहले जो आर्थिक कंडीशन खराब थी पहले उसकी सुधार किया, फिर उसके बाद सेना की शक्ति को उसने मजबूत किया। और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 देशों के साथ भिड़ा, वो था डेनमार्क, ऑस्ट्रिया था और फ्रांस था। और सेडान के युद्ध में पूछेगा कि सेडान के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बोलिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो सेडान का युद्ध में क्या किया कि फ्रांसीसियों को वह बुरी तरह से हरा दिया और उपयुक्त नीतियों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए बच्चों, ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी, ऑस्ट्रिया की इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी वो क्या थी। इटली और जो जर्मनी था ना वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था। ऑस्ट्रिया बहुत ही शक्तिशाली देश उस समय हुआ करता था, लगभग बहुत सारे देशों को इसने अपने अंदर रखा हुआ था, गुलाम बनाए हुए था। तो इटली और जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में था, यानी ऑस्ट्रिया के अधीन में था। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। यदि बताइए कोई देश का किसी देश पर कब्जा है तो जो कब्जा किए हुए वो नहीं चाहेगा कि इसका एकीकरण हो, और इसका एकीकरण तभी था जब ऑस्ट्रिया को उससे बाहर करता है। यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया को बाहर करके ही संभव था। जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं करेगा तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। यानी 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके 3 मुख्य कारण क्या है। देखिए फ्रांस में क्रांति का जो मुख्य कारण है वह क्या है। तो सबसे पहले फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। देखिए बच्चों, क्रांति होती है कब? जब सरकार की जब वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार की नीति जो है वो जनता के खिलाफ होगा, तब जाके वहाँ पर क्रांति होगी। यानी जनता जो है ना सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, और जब जनता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो वहाँ पर निश्चित रूप से क्रांति होगा। तो वही फ्रांस में था। फ्रांस में क्या क्रांति का कारण था, वो 3 कारण हम लोग देखेंगे। तो पहला जो कारण था उसमें मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। वहाँ पर क्या था कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। यानी जब राजनीतिक दल में अगर संगठन का अभाव रहेगा, यानी एक राजनीतिक जितने दल हैं अगर उसमें एक संगठन नहीं है तो वहाँ पर क्रांति का रूप लेगा ही। अगर एक पार्टी अच्छा भी करेगी तो दूसरा पार्टी उसका क्या करेगा? शिकायत करेगा और जनता को भड़काएगा, और जनता उकसेगी तो एक वहाँ पर विद्रोह उत्पन्न होगा जिससे क्रांति होगी। फिर उसके बाद समाजवाद का प्रसार, ये कमी था। समाजवाद के प्रसार में भी कमी था जिसके वजह से 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ। फिर उसके बाद लुई फिलिप की नीति की असफलता। जो लुई फिलिप राजा था वहाँ का, उसका जो भी नीति थी वो असफल नीति रहा क्योंकि उसकी नीति से जनता असंतुष्ट थी। तब बस फ्रांसीसी क्रांति का यही कारण हुए। इसमें लिखा हुआ था 3, मैंने आपको 4 तक बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी गैरीबाल्डी के जो कार्य है उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले गैरीबाल्डी के बारे में हम लोग जान लेंगे क्या है। ठीक है तो गैरीबाल्डी जो है, देखिए जिस तरह से मेजनी का इटली के एकीकरण में योगदान रहा वैसा ही योगदान
गैरिबाल्डी ने भी दिया था। क्या था कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबाल्डी जो था ना, यह पेशे से नाविक था। देखिए बच्चों, यह पूछेगा क्वेश्चन कि गैरिबाल्डी क्या था, तो वो पेशे से नाविक था, याद रखिएगा। क्या हुआ कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक था। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया। एक ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि लाल कुर्ती जो युवकों की सेना है उसको गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने। तो देखिए, इटली के एकीकरण के लिए उसने युवक एक सेना बनाया, सशक्त सेना, जिसका नाम था लाल कुर्ती। इन सैनिकों को लेकर उन्होंने सिसिली और नेपल्स जीत लिया। देखिए, लाल कुर्ती जो बनाया था संगठन, उसमें युवाओं को बनाया, तो सैनिकों को लेकर उसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स को क्या कर लिया, जीत लिया। वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। देखिए, सिसिली और नेपल्स को जब जीत लिया, देखिए किसी अगर राज्य किसी के अधीन में हो जाए तो वहाँ पर अपना गणराज्य स्थापित करेगा, यानी अपना संविधान लाएगा। तो उसने अपना गणराज्य स्थापित किया। बाद में उसने सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगा। और लास्ट में क्या हुआ, बाद में उसने सारी जितनी संपत्ति था उस सब संपत्ति को राष्ट्र को दान कर दिया। जिस राष्ट्र में रहता तो उस राष्ट्र को दान कर दिया, और साधारण वो किसान की भांति, खेती करने वाला जो किसान होता है, उस किसान की भांति अपना जीवन गुजारने लगा। तो बस आज मैंने 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट किया। 5-5 क्वेश्चन करके मैं पूरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।